रविवार की दोपहर का समय था। सुमन अभी फोन पर किसी से बात कर ही रही थी कि उसकी सास शारदा जी ने उत्सुकता से पूछा, किसका फोन था बहू? पिताजी का फोन था मां जी। भैया ने नई कार ली है, वही दिखाने के लिए मुझे बुला रहे हैं। सुमन आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उसके पति सुनील ने आकर कहा, तो क्या तुम जाना चाहती हो? कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। महक के एग्जाम है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने फ्री थोड़ी बैठे हैं कि जब मन आया अटैची उठाकर चल पड़े अपने मायके। सुमन व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसका पति सुनील भी मुस्कुराकर रह गया। शारदा जी दूसरी ओर देखने लगी, पर उसी कमरे में बैठी सुमन की ननद सरिता तिलमिलाकर रह गई, जैसे अचानक कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। 6 महीने पुरानी घटनाएं तेजी से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। घड़ी में समय देखते हुए सरिता अपने पति पवन से बोली थी, कितनी देर कर दी आपने? सिर्फ 1 घंटा रह गया है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में कई बार फोन किया था। कहाँ चले गए थे? क्यों? कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो हमेशा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? थका हारा पवन सरिता की बात सुनते ही झुंझला गया था। कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम? सुबह ही तो बताया था कि माँ का फोन आया है। सरिता ने याद दिलाया। तो पवन चिढ़कर बोला, सहारनपुर से आए हुए कितने दिन हुए हैं? पिछले हफ्ते ही तो लौटी हो, अब फिर से जाने की तैयारी कर ली? अरे, तो क्या हो गया? बेटी हूं उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। सरिता नाटकीय अंदाज में बोली। तो पवन ने कहा, तुम्हारे तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। मेरे भी माता पिता हैं। 1 साल हो गया शादी को, कितनी बार गया हूं मैं गाँव उनसे मिलने। लड़कों की बात दूसरी है। तुम तो पिछले 10 सालों से हॉस्टल में ही रहते आए हो। अब भला उन्हें तुमसे कितना ही लगाव होगा। तुम तो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही घूमते रहते हो। इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है सरिता। तुम्हारी मम्मी का फिर फोन आए तो कह देना कि अभी आना संभव नहीं है, और फिर कुछ दिनों में यहाँ मेरे माँ पिताजी भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही फोन आया था उनका। तब तो और भी आसान है। माँ जी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। सरिता ने छोटी बच्ची की तरह खुश होकर कहा। तो पवन बोला, जरा सोचो सरिता, शादी के बाद वे लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं और तुम गांव चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। पवन ने सरिता को समझाने की कोशिश की। तो सरिता चिढ़कर बोली, मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तीज पर 3 दिन तक उत्सव चलता है हमारे। अगर मैं नहीं गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। देखो सरिता, हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इस बार तुम मेरी बात मान लो प्लीज। शादी की सालगिरह आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पवन ने मिन्नतें की। तो सरिता गुस्से से बोली, देखो, ट्रेन का समय हो रहा है। बेकार की बहस में उलझने का समय नहीं है मेरे पास। अगर तुम ये समझते हो कि जोर देकर तुम मुझे रोक लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का रास्ता मुझे भी मालूम है। सरिता ने सख्त लहजे में कहा। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो शादी ही क्यों की थी? पवन गुस्से में इतनी जोर से चीखा कि सरिता एक पल को तो हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। सरिता ने खाना पीना छोड़ रखा था। पवन ने उसे मनाने की कोशिश की तो वो और भी बिफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो मैं छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उससे फायदा ही क्या है? आखिरकार पवन ने दुखी होकर कहा, और सरिता सहारनपुर आ गई थी। सरिता को मायके आए हुए 6 महीने बीत गए थे, लेकिन पवन ने सरिता की कोई सुध नहीं ली, और सरिता को भी जिद थी कि वो भी बिना बुलाए नहीं जाएगी। सरिता के माता पिता और भाई भाभी ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वो अपने आप वापस नहीं जाएगी जब तक कि पवन उसके पैर पकड़ के उसे नहीं ले जाएगा। लेकिन आज सुमन भाभी का व्यंग्य उसके सीने को चीरता निकल गया था। वो इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी नहीं समझ पाती। वो फिर से सोचने लगी। भाभी की बात सुनकर माँ भी चुप रह गई। इस बात ने उसे
और ज्यादा आहत किया था। वो अपनी तरफ से सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन आज इस घटना ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। अपने कमरे में वो अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे सरिता, क्या बात है? शाम होने को आई, तुम अभी तक सो रही हो? अचानक सुमन भाभी ने जाकर कमरे की बत्ती जलाई तो वो चौंक कर उठ बैठी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई थी वो समझ नहीं पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो, वो बोली। बुखार तो नहीं है? भाभी ने माथा छूते हुए कहा। नहीं, बुखार नहीं है, सर में तेज दर्द है। अरे सर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन रिंकू की शादी है, वहां भी तो जाना है। उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, सुमन ने उसे उठाते हुए कहा। तो सरिता बोली, मेरी ओर से रिंकू से माफी मांग लेना। भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी, मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। सरिता, तुम्हारे सिर दर्द का कारण मैं जानती हूँ। सुबह की मेरी बात पर तुम नाराज हो ना? उस समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग्य पर पछतावे से भर उठी थी। पर क्या करूं? कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती। पर क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफी मांगू? सुमन दुखी स्वर में बोली। कैसी बातें करती हो भाभी? मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? सरिता उदास स्वर में बोली। तो सुमन ने कहा, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? मैंने ऐसा कब कहा भाभी? सरिता, तुम यहाँ रहते हो तो घर ज्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता न होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर दिखती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी खलने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो भाभी कि मैं जाकर पवन के पैर पकड़ूं? पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन या मैसेज तो कर ही सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। अच्छा भाभी, मुझे भी तो यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं, किसी ने मेरी चिंता की? सरिता ने चिढ़कर कहा। तो सुमन बोली, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी सरिता। तुम सच बताना, तुम पवन से लड़कर आई थी ना? हाँ। सरिता ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका ली। तो सुमन बोली, हालांकि तुमने अपने मुंह से हमें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी। और माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से भी ये बात छिपी नहीं रही होगी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी वे तुम्हें समझाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, और पवन से संपर्क करने को शायद उनका अहां आड़े आ जाता है। तो मैं क्या करूं भाभी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरिता ने उदास होकर कहा। तो सुमन बोली, मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में जहर घोल देती हैं। पवन और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वो भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही फैसला लेना है कि तुम क्या चाहती हो, सुमन ने सरिता को समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ आई, शारदा जी ने अंदर आते हुए कहा। तो दोनों की बातचीत बीच में ही रह गई। सरिता की तबीयत ठीक नहीं है मां जी, वो रिंकू की शादी में नहीं जाना चाहती, सुमन ने सास की ओर देखते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, क्यों, क्या हुआ? सर में दर्द है। अरे, इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चले जाओ, इसे आराम करने दो, मैं भी इसके पास ही रहूंगी, शारदा जी ने कहा। तो सुमन बोली, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी मां जी, सरिता नहीं जा रही है तो कम से कम आप तो चलिए। हाँ माँ, तुम शादी में चली जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही सरिता उठी। भाभी से बातचीत करके उसका मन काफी हल्का हो गया था। वो पवन को फोन करने की कोशिश करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि पवन के पड़ोसी गुप्ता जी का फोन नंबर उसके पास है, इसलिए उसने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। नमस्ते भाभी जी, मैं सरिता बोल रही हूँ। पवन कैसे हैं? काफी दिनों से उनका कोई समाचार नहीं मिला। अरे, सरिता बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? इस बार तो मायके जाकर जम ही गई, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही तुम तो। गुप्ता जी की पत्नी की बात सुनकर
एक पल को सरिता चुप खड़ी रह गई। किस मुंह से कहे कि वो पवन के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, गुप्ता जी की पत्नी फिर से बोली। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। जरूरी काम की वजह से नहीं आ सकी। बहुत देर से पवन को फोन करने की कोशिश कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वो कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी गैर हाजिरी में खूब मौज कर रहे हैं। हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कोई सुनता नहीं है। तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा नाम मत लेना। बेकार में पवन बुरा मान जाएगा। ये सुनते ही सरिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से फोन रख दिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिद में अपना घर और अपना रिश्ता दोनों खो दिए हैं। घर के सदस्य शादी से लौटे तो सरिता बदहवास हालत में बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ सरिता? देखते ही सबने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे दिल्ली जाना है, अभी, इस समय। रात के 12 बजे बज रहे हैं। सुनील हैरान होकर बोला। पर हुआ क्या? सब ठीक है ना? माँ उलझन भरे स्वर में बोली। मुझे यहाँ भेजकर पवन रंगरेलियां मना रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? उनके पड़ोसी ने बताया। मैंने फोन किया था। ठीक है, सुबह चली जाना। इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे, पिताजी बोले। वो रात सबने आंखों में ही काटी। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही सरिता पहली बस पकड़कर भैया के साथ दिल्ली रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो पवन तो घर पर नहीं था, पर उसकी माँ वहां थी। आपका भाई? मां जी। अभिवादन के बाद सरिता के भाई ने पूछा। मैं 2-4 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ। सोचा था पवन की शादी हो गई तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो लगभग 4 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था। और सरिता सहारनपुर जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। पवन की मां शिकायत भरे स्वर में बोली। तो सुनील ने कहा, सचमुच गलती सरिता की है मां जी, पर इस बार माफ कर दीजिए। नासमझ है, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी, सुनील ने कहा। तो पवन की मां बोली, कैसी बातें करते हो बेटा? मैं तो खुश हूं कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है। अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दे। रात को पवन काफी देर से घर लौटा तो सरिता को देखकर हैरान हो गया। ये कोई घर आने का समय है? सरिता एकांत पाते ही बोली। जवाब में पवन अपनी हंसी नहीं रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? सरिता ने नाराजगी से कहा। तो पवन बोला, नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुझे गुप्ता जी की पत्नी ने सब बता दिया है। ये सुनकर सरिता ने आंखें तरेरते हुए कहा। मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या? यही कि उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली है जिससे अब तुम्हारे लौटने में ज्यादा देर नहीं है? यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था? ये तो तुम उन्हीं से पूछो। मैं बिन बुलाए आ गई, इसलिए अपनी जीत पर इठला रहे हो ना? सरिता तुनकर बोली। तो पवन ने कहा, कैसी बातें कर रही हो सरिता? हम दोनों क्या अलग हैं जो मैं हार और जीत जैसी ऊंची बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहां आने की, तो एक बार फोन या मैसेज ही कर दिया होता तो मैं सर के बल दौड़ा चला आता। मुझ पर अपना जरा सा भी अधिकार समझते हो तो बिना बुलाए भी तो आ सकते थे। सरिता ने बात बीच में ही काटते हुए कहा। आ सकता था, पर सच कहूं, तुम ठहरी इकलौती बेटी। याद है मेरे मना करने पर तुम कितने गुस्से में यहां से गई थी? वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर दी और मेरे साथ ना आती तो शायद मैं सहन नहीं कर पाता। सरिता सोच रही थी कि पवन के विचार कितने सुलझे हुए हैं, और एक वो है जिसने अपनी जिद के कारण सबके जीवन में जहर घोल दिया था। वो तो सुमन भाभी और गुप्ता जी की पत्नी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। उस दिन सरिता को पहली बार ये समझ आया कि रिश्ते जिद या अहंकार से नहीं, बल्कि समझदारी और एक कदम आगे बढ़ाने से बचते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एथ